हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे जेबी से को। जेबी से के आर्थिक विचारों को हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमी की हमारी बुक है जिसका नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ये बीए थर्ड सेमेस्टर की है। उसका आज हमारा यूनिट 6 का सेकंड टॉपिक है जेबी से, है ना। और इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा जेएस मिल। फिर आपकी ये 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कार्ल मार्क्स और सिस्मांडी को मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जेबी से को। ये रहा हमारा जेबी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जेबी से के आर्थिक विचारों में जेबी से के प्रमुख योगदान क्या है। पहला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले इन्होंने दे रखा है अर्थशास्त्र की परिभाषा और विषय वस्तु। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उत्पादन, वितरण तथा उपभोग के नियमों का अध्ययन करता है। जो किसका? उत्पादन, उपभोग और विनिमय के नियमों का अध्ययन करता है। और उन्होंने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 3 भागों में बांटा है: उत्पादन, वितरण और उपभोग। ठीक है। अर्थशास्त्र का स्वभाव, उनके अनुसार अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा है? उनके अनुसार अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है। विज्ञान के नियमों, भौतिक शास्त्रों के नियमों के समान ही प्रकृति और भौतिक शास्त्रों के नियमों के समान ही प्राकृतिक और अमान्य है। यानी जो अर्थशास्त्र के नियम हैं वो भौतिक शास्त्र की प्रकृति के समान ही अमान्य है। वे सत्ता में सहज रूप से विद्यमान हैं। ये बनाए नहीं जाते बल्कि खोजे जाते हैं। इनका ये अर्थशास्त्र का स्वभाव है इनके अनुसार, जेबी से के अनुसार। मतलब वो वास्तविक है, उसे हम बनाते नहीं, सिर्फ खोजते हैं। वे हमारे में पहले ही पाए जाते हैं, उन्हें सिर्फ खोजने की जरूरत है, जेबी से के अनुसार। फिर उत्पादन संबंधी इन्होंने विचार दे रखे हैं। से के अनुसार उत्पादन से आशय भौतिक वस्तुओं के निर्माण से न होकर उनमें उपयोगिता का निर्माण करने से है। मतलब उनके निर्माण से न होकर उपयोगिता का निर्माण करने से है, इनके अनुसार, से के अनुसार। फिर आ जाएगा व्यवसायों की उत्पादकता। उनके व्यवसायों के संबंधित क्या विचार थे? औद्योगिक साहसियों की शक्ति धन के वितरण पर बड़ा और गहरा प्रभाव डालती है। एक ही उद्योग में एक उद्योगी बुद्धिमान, ऐच्छिक और विविधपूर्ण काम करने वाले साहसी का भविष्य बन जाता है, जबकि वह साहसी जिसमें ये गुण नहीं होते हैं या जिनको विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, नष्ट हो जाता है। तो ये व्यवसाय की उत्पादकता उन्होंने बताया कि कैसे हो सकती है, उसके बारे में उनके आर्थिक विचार ये थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर वितरण का विचार, या आप इनकी हेडिंग देख लेना, फिर अंदर का तो आप खुद भी लिख देंगे कि बता तो रही हूँ मैं। अंदर का इनके क्या है कि इनके 6 विचार, इनकी 6 बातों पर इन्होंने अपने विचार दिए थे। वितरण का विचार, वितरण के विचार पर उन्होंने कहा उनके अनुसार मनुष्य पूंजी और भूमि उत्पादकता सेवाएं प्रदान करता है। जो होता है जो मनुष्य पूंजी और भूमि उत्पादक सेवाएं प्रदान करता है, अपनी सेवाओं के बदले ये मजदूरी, ब्याज और लगान प्राप्त करते हैं। ठीक है। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप एक मजदूर से उससे काम करा रहे हैं तो उसके बदले में उसे क्या दोगे? मजदूरी दोगे। एक भूमि है, किसी पर आपने भूमि किराए पर ली है कोई फैक्ट्री बनाने के लिए जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो किराए पर ली है, उसके बदले में आप क्या दोगे? भूमि का तो आपको व्यय दिया जाता है ना, रेंट। भूमि का तो रेंट देना पड़ता है। कोई पूंजी लिया आपने कोई कारोबार खोलने के लिए, तो उस पर क्या दिया जाता है? ब्याज। तो ऐसे है ये डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। ठीक है। मूल्य सिद्धांत, उनके अनुसार उपयोगिता वह स्वाभाविक गुण है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। उपयोगिता के कारण ही किसी वस्तु की मांग होती है, उपयोगिता ही उसे मूल्य प्रदान करती है। ठीक है। मतलब मूल्य सिद्धांत पर उनका कहने का मतलब है कि उपयोगिता ही है जिसके कारण किसी वस्तु का मूल्य मिलता है। ठीक है। मूल्य सिद्धांत हो गए, इनके पूरे 6 हो गए, 6 के 6 आपको मैंने अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है। मैंने बता दिया है कि मूल्य सिद्धांत पर उन्होंने बताया है कि किसी वस्तु की उपयोगिता है जिसके कारण ही उन्हें किसी वस्तु के बदले में उसका मूल्य मिलता है।
वितरण का सिद्धांत, इन्होंने वितरण पे बता दिया कि हम मजदूरों को उसके मजदूरी के बदले, मतलब जो काम करता है उसके बदले मजदूरी देते हैं। कोई हमने भूमि ली तो उसके बदले में हम उसे रेंट देते हैं, है ना, और कोई पूंजी ली उसके बदले में हम उसे ब्याज देते हैं, ऐसे ही। और जो साहसी होता है उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है, एंटरप्रेन्योर जिसे बोलते हैं। और व्यवसायों की उत्पादकता ये मैंने बता दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेबीसी के बाजार नियमों की व्याख्या कीजिए, इस नियमों के किन कारणों से आलोचना की है। मतलब जेबीसी की बाजार नियमों की व्याख्या करनी है, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से करना है। इसमें जेबीसी ने कहा है अगर किसी वस्तु की पूर्ति है, मतलब कोई मात्रा में उपलब्ध है, तो उसकी मांग अपने आप ही हो जाएगी। ये लिखा है ना, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। अगर कोई वस्तु की, आप किसी वस्तु को बना रहे हैं तो वो अपने आप मांग उसके लिए खुद ही पैदा कर लेगी, आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर वो उसकी पूर्ति हो जाएगी तो वो मांग अपने आप ही पैदा कर लेगी। इनका सीधा सीधा ये था। तो देख लेते हैं अब इनका बाजार नियम क्या है। सेका बाजार नियम रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का आधार है। परंपरावादी अर्थशास्त्री जेबीसी ने की धारणा है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, अतः अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है। यदि किसी कारणवश उत्पादन मांग से अधिक हो जाता है तो श्रमिकों की छटनी कर दी जाती है और समाज में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यह एक अस्वाभाविक किंतु अकल्पनीय घटना होती है और दीर्घकाल में वस्तुओं की मांग उसकी जो पूर्ति के बराबर होती है। ये इनका कहने का मतलब है, दीर्घकाल में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मांग अधिक हो या मांग कम हो और पूर्ति ज़्यादा हो, दोनों ये बराबर ही होती है। हाँ, अल्पकाल में थोड़ा बहुत हो सकता है, पर लेकिन दीर्घकाल में ऐसा हो नहीं सकता कि अनबैलेंस हो जाए मांग और पूर्ति में। ठीक है। से के बाजार नियम में पूर्ति का अभिप्राय उत्पादन और मांग का अभिप्राय उपभोग से है। मतलब पूर्ति का जो अभिप्राय उत्पादन से है और मांग का अभिप्राय उपभोग से है। पूर्ति का मतलब उत्पादन से है कि आप इतना उत्पादन कर रहे हैं इस वस्तु का। मतलब जैसे पेंसिल है, पेंसिल का आप मान लीजिए पेंसिल है, इसकी आप 10 पेंसिल बना रहे हैं और मांग है, मान लीजिए मांग इनके अनुसार मांग भी 10 की ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। मतलब जितनी मांग पूर्ति होगी उतनी ही मांग होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बना ली 20 और सिर्फ मांग की 10 की, और ना ही ऐसा हो सकता कि आपने बना ली 10 और मांग हुई 20 की। ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों ये हमेशा ही बैलेंस में रहेंगी इनके अनुसार दीर्घकाल में। अल्पकाल में हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, पर लेकिन दीर्घकाल में ऐसा नहीं होगा। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि लोग अपनी संपूर्ण आय को व्यय कर देते हैं, कि जो भी मनुष्य की आय होती है वो उसे खर्च कर देते हैं, ना ही उसका सेविंग करते हैं, है ना। उसे सेव वेव कुछ नहीं करते हैं, बस उसे जितना भी है मनुष्य के पास पैसा उसे खर्च कर देते हैं उत्पादन पर। बल्कि ये अवास्तविक है, ऐसा संभव नहीं है, पर लेकिन इनके अनुसार ये नियम इस मान्यता पर आधारित है। अतः उत्पादन प्रक्रिया में एक और पूर्ति का जन्म होता है तो दूसरी ओर साधन पारिश्रमिक के रूप में मांग का जन्म होता है। इस प्रकार जितना माल तैयार होता है वह स्वतः ही बिक जाता है, साथ ही वह उत्पादन दूसरी वस्तुओं के लिए भी बाजार पैदा कर देता है। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आगे। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं हो रही, ये कम करूँ? चलो ठीक है, ठीक आ रहा है, ठीक दिख रहा है। या ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करूँ मैं इसकी? चलिए ठीक है, ठीक ही दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त विश्लेषण से निम्न बातें स्पष्ट होती है। इससे निम्न बातें स्पष्ट होती है। पहला, उत्पादन ही वस्तुओं की मांग है। मतलब तुम उत्पादन करोगे तभी वस्तुओं की मांग होगी, क्योंकि अगर तुम उत्पादन करोगे तो किसी मजदूरों को भी काम पर लगाओगे, मजदूरों को काम पर लगाओगे तो उनको मजदूरी भी दोगे, मजदूरी दोगे तो फिर वे उन मजदूरी से ही आपका सामान खरीद लेंगे। तो मतलब उत्पादन ही वस्तुओं की मांग है। अगर उत्पादन करोगे तो ही वस्तुओं की मांग होगी। ठीक है। सेकेंड हमारा, यह नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। थर्ड है हमारा, सामान्य से अधिक उत्पादन असंभव है, कि सामान्य से अधिक उत्पादन हो ही नहीं सकते, ये बात असंभव है। फोर्थ है हमारा, बचत और निवेश बराबर होते हैं। मतलब बचत, जितनी बचत होगी उतना ही निवेश कर दिया जाएगा। बचत और निवेश में सामान्यतः ब्याज दर द्वारा निर्धारित होती है। और सिक्स्थ हमारा, से का बाजार नियम श्रम बाजार पर भी लागू होता है। ठीक है। फिर आ जाएगा से के बाजार नियम में निहित तत्व क्या क्या है।
अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। पहला तो यही है हमारा। सेकंड है उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो रहा है, जितने भी हमारे पास संसाधन है उनका समुचित उपयोग हो रहा है। थर्ड है हमारा बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, कि कोई बाजार है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाते ही है। फिर फोर्थ है हमारा मुद्रा का संचय नहीं किया जाता, कि कोई भी मुद्रा का हम संचय नहीं कर सकते, मतलब बचत नहीं कर सकते, अब उन्हें आगे के लिए सेव नहीं कर सकते। जितने भी आपके पास पैसे हैं उन्हें आप सब खर्च कर दोगे इनके अनुसार, से के अनुसार। से की नियम की आलोचनाएं क्या क्या है? आलोचनाएं तो बहुत होंगी इनकी। पूर्ति स्वयं मांग पैदा नहीं करती, ये से का सबसे बड़ी तो यही है कि से की मुख्य बात यही कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, बल्कि ये सत्य नहीं है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा नहीं करती, ठीक है। सेकंड है हमारा मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा नहीं करती, नहीं तो पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है और ना ही मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है। ये दो तो यही होगी। थर्ड हमारे स्वयं समायोजन असंभव। इन्होंने कहा था अगर अल्पकाल में हमारा थोड़ा बहुत मतलब मांग अधिक होगी, मांग कम होगी पूर्ति से, तो वह मतलब अपने आप ही समायोजित हो जाएगी, है ना। उसे आपको इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अगर मांग और पूर्ति में अल्पकाल में, वैसे दीर्घकाल में तो कोई होने का नहीं है, अगर अल्पकाल में थोड़ा बहुत असंतुलन हुआ तो वह अपने आप ही समायोजित हो जाएगा, से नहीं कहा था पर, है ना। तो ये उनकी योजना बन गई, स्वयं समायोजित असंभव, ऐसा नहीं होता है। फिर फोर्थ है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति पाई जाती है, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसमें अल्प रोजगार की स्थिति पाई जाती है। उन्होंने कहा था कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, बल्कि ऐसा संभव नहीं है, अल्प रोजगार पाया ही जाएगा। अति उत्पादन संभव है। अल्प रोजगार ऐसे भी पाया जाता है कि आपको हमने ये भी पढ़ा होगा कि आपकी बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है। स्वैच्छिक, मतलब कोई तो ऐसा होता है अपने आप ही मनुष्य काम करना ही नहीं चाह रहा, वो, है ना। मतलब किसी ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी राष्ट्र जिसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर प्रत्येक मनुष्य कुछ काम करना भी नहीं चाहते, तो वे भी तो पूर्ण रोजगार हुए। जब कोई व्यक्ति अपना आप ही काम नहीं करना चाह रहा है तो आप उसे जबरदस्ती काम पे कैसे लगा दोगे? वो काम करना ही नहीं चाह रहा है अपने आप, तो वो तो बेरोजगार हुआ ना, उसे आप रोजगार कैसे कर दोगे? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी राष्ट्र में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये काल्पनिक है, पूर्ण रोजगार संभव ही नहीं है, ठीक है। तो स्वयं संयोजित संभव नहीं है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रोजगार की स्थिति पाई जाती है, हो गया था। अति उत्पादन संभव है, हो सकता है हमारा अति उत्पादन हो दीर्घकाल में भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कीन्स का तो ये देखो, कीन्स ने कहा था कि दीर्घकाल में तो हम मर ही जाते हैं, अल्पकाल की बात करो, ये कीन्स का मुख्य धारणा थी। ये देखिए, इसके कीन्स का मत था कि समस्त आय उपभोग कार्यों पर व्यय नहीं होती, इसका जो भाग बच जाता है वह भी स्वयं निवेशित नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बचत एवं निवेश सदैव बराबर नहीं रहते हैं, अतः उत्पादन संभव नहीं है, ठीक है। फिर 6 आ जाएगा मुद्रा तटस्थ नहीं रहती। 7 आ जाएगा मांग की पूर्ति समायोजन के लिए जो हमारा राज्य का हस्तक्षेप वो अनिवार्य है। 9 आ जाएगा बचत और निवेश में समानता ब्याज दर के बजाय आय में परिवर्तन द्वारा लाई जाती है। 9 आ जाएगा मजदूरी में कटौती बेरोजगार का समाधान नहीं है। तो ये आपका पूरा हो गया बाजार से का बाजार संतुलन, ये बाजार नियम, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आपको करना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये बता दें। फिर आपके लघु आ जाएंगे, हिसाब करें ना करें आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने एक बार लॉन्ग कर लिए तो बस वो ही बहुत होता है। फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ जिन्हें देखना है, ठीक है, यहीं तक थे। फिर आपका आ जाता है JS मील का, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।